तो बच्चों, हमने बताया कि हम आज चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले ना देखो, इस चैप्टर का नाम समझो, बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप के फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, और उसके साथ साथ उन फ्लूइड्स का आखिरकार आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। तो अब आपको पता है सबसे मेजर फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर कौन सा होता है? कौन सा होता है? ब्लड होता है ना। एग्जैक्टली तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स का अलग अलग काम क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे। फिर ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कैसे होता है, इसको सर्कुलेट करने में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है बच्चों कि ब्लड क्या है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो बनता है किससे? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसका मतलब तीन चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों हमारा यही बनता है कि ब्लड कैसा फ्लूइड है। तो आपको पहला पॉइंट ये लिखना है, जो ब्लड है हमारा वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब ब्लड का ओरिजिन कैसा है? अब हमें पता है ओरिजिन जब भी हम बात करते हैं तो हम वहां पे जर्मिनल लेयर्स की बात करते हैं। तो ब्लड का ओरिजिन है होता है आपका मीजोडर्मल। मीजोडर्मल बिकॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है तीन टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जो लेयर होती है वही आपका ब्लड का फॉर्मेशन करती है। अगर हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं तो हम किस टाइप की स्टडी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। पता होना चाहिए ये चीज भी आप लोगों को कि आखिरकार हम अभी क्या कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हिमाटोलॉजी। कॉल्ड हिमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसीज। ब्लड से रिलेटेड सारी डिसीज भी हम हिमाटोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने देखा बच्चों ब्लड तो होता है, लेकिन ब्लड हमारी बॉडी के अंदर इसका वॉल्यूम कितना होता है? अच्छा, मेल के अंदर ज्यादा होगा वॉल्यूम या फीमेल के अंदर होगा ज्यादा? मेल के अंदर ज्यादा होगा, एग्जैक्टली। फीमेल के अंदर कम इसलिए होगा बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कुछ अमाउंट ब्लड का लॉस हो जाता है। इसलिए हमेशा मेल में होगा आपका 5 लीटर के अप्रोक्स, एंड फीमेल्स में होता है 4 लीटर से 4.5 लीटर के अप्रोक्स। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं पीएच ऑफ ब्लड, व्हाट इज द पीएच? ब्लड का पीएच। अब आपको पता है किसी भी चीज का पीएच कौन डिसाइड करता है कि उसके अंदर एच पॉजिटिव आयंस है, ज्यादा है या कम है? तो आपका ब्लड जो का पीएच जो है, तो जो दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि हम ब्लड वेन से निकाल रहे हैं या फिर आर्टरी से। अब ये वेन क्या होता है, आर्टरी क्या होता है, सब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी एक चीज ध्यान रखो, वेन्स के अंदर जो आपका ब्लड होता है उसकी पीएच होती है 7.2, और आर्टरी में ये होता है उसकी पीएच होती है 7.4। क्यों? बिकॉज वेन आपका कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका कैरी करता है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई, इस कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? एक एसिडिक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो वेन के अंदर ब्लड होगा एसिडिक होगा। पीएच जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो बेस हो जाती है ना। टोटल 14 होती है एक स्केल, 0 से लेके हम लोग 7 तक बात करते हैं वो एसिड होता है, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, 7 से ऊपर सब बेसिक होता है। तो आर्टरी के अंदर भी आपका जो 7.4 होगा, इस ये किसका ब्लड है, सॉरी किसका पीएच है ये? ऑक्सीजनेटेड का। वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पीएच। तो ये तो हमने छोटी छोटी बातें देख ली कि आखिरकार ब्लड क्या होता है। अब देखते हैं इनमें इन्होंने लिखा है कि ब्लड के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। तो हमें पढ़ने अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। लिखो आप हेडिंग फटाफट से, या फिर आप लिख लो कंपोजिशन ऑफ ब्लड की आखिरकार कंपोजिशन क्या होती है। तो अगर हम एक जनरल सी लैंग्वेज में बात करें ना बच्चों, तो ब्लड के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक तो होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा, और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा के अंदर, अच्छा पूरे ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा है? टोटल 55%। पूरे ब्लड का 55% तो प्लाज्मा रखता है, और बाकी बचा कितना? 45%। तो 45% हो गया उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब देखते हैं कि आखिरकार प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। प्लाज्मा के अंदर 3 चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन, वाटर, सबसे ज्यादा अमाउंट में। वाटर के साथ इन ऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और इसके साथ साथ वाटर होगा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। अब आपको पता है, देखो एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल। ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, प्लाज्मा के अंदर वाटर है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। वाटर कितना परसेंट है? 90 से 92%। 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। एंड इनऑर्गेनिक 1%, और ऑर्गेनिक कितना बचा? 90 और 1 91, और बचा 9%। 8 से 9% के आसपास आप सपोज कर लो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या हो सकता है? इनऑर्गेनिक के अंदर जैसे आपके क्लोराइड आयंस हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब। इसमें बस एक छोटा सा ना ऑर्डर आप लोग याद रखना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में तो प्रेजेंट होता है क्लोराइड आयंस, Cl क्लोराइड। फिर प्रेजेंट होते हैं सोडियम, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम एंड देन मैग्नीशियम। ये ऑर्डर कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो ये तो हुआ हमारी ब्लड की कंपोजिशन के बारे में कि ब्लड की क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करते हैं बच्चों, हम एक एक कंपोनेंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक को हम अलग से लिखेंगे पूरा कि आखिरकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप लिख लो। कितना परसेंट है ये पूरे प्लाज्मा का? कितना परसेंट है? 8 से 9% के आसपास लिख लो। अब इसके अंदर क्या है? सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर हम बोले प्रेजेंट होता है क्या? प्रोटीन। आपके ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका प्रोटीन पाया जाता है, अराउंड 6 से 8%। अब आखिरकार प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। पहला प्रोटीन एल्ब्यूमिन, सेकेंड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड प्रोटीन ग्लोब्यूलिन। ये 3 टाइप के यहाँ पे प्रोटीन होंगे। अब एल्ब्यूमिन होता है आपका अराउंड 4%, प्रोथ्रोम्बिन होता है आपका 0.3%, और ग्लोब्यूलिन होता है आपका 2.4%। अब बात आती है कि बच्चों ये काम क्या करता है। अब एल्ब्यूमिन अगर आप देखो, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, और बनाता कौन है? लीवर बनाता है। और इसका काम क्या होता है? आपकी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करना। तो इसका मेन फंक्शन लिख लो, ऑस्मो रेगुलेशन। ये हुआ आपका ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है कौन? एल्ब्यूमिन। अब एक नॉर्मल सी चीज आप लोगों ने सुना होगा कि एक केस हम लोग सुनते हैं कि किसी की बॉडी के अंदर ना वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या वाटर की अमाउंट उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा कम है। स्पेशली अगर हम बात करें जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं, या फिर जो किडनी फेलियर वाले होता है ना, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है कि अगर उनकी बॉडी का जो वाटर है वो प्रॉपर अमाउंट में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा वाटर उनकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग रहा है, या बहुत कम वाटर है, तो उसका सिर्फ ये रीजन होता है एल्ब्यूमिन। तो अगर किसी को ऐसे केसेस होता है ना, तो उस केस में डॉक्टर चेक करते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन में एल्ब्यूमिन प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है या नहीं बन रहा है।
आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड का टेस्ट किया जाता है, तो ब्लड टेस्ट में सारे टाइप के प्रोटीन्स का अमाउंट चेक किया जाएगा कि क्या 4% है या नहीं है, प्रोथ्रोम्बिन 0.3% है या नहीं है, ग्लोबुलिन 2.4% है या नहीं है। तो ये सारी चीजें ही हमें बताती है कि बॉडी के अंदर कोई डिसफंक्शनिंग है एग्जैक्टली या नहीं है। क्लियर ये चीज। तो एल्ब्यूमिन सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है, और कौन बनाता है इसको? लीवर बनाता है। और फंक्शन क्या है इसका? ऑस्मोरेगुलेशन। अब बात आती है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन, जैसे एल्ब्यूमिन सबसे स्मॉलेस्ट है, तो प्रोथ्रोम्बिन हम बोल देते हैं कि ये लार्जेस्ट प्रोटीन होता है, एंड इसको भी लीवर बनाता है। और इसका काम तो हमारे बच्चों को सबको पता होता है, इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग। अब जब मैं आपको यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगी ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोथ्रोम्बिन कैसे ब्लड क्लोटिंग कराता है। नेक्स्ट आप देखो, या फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिर वही फाइब्रिन ब्लड सेल्स के साथ मिलके ब्लड क्लोट कराता है। हाँ जी बेटा, ऑस्मोटिक बैलेंस भी कराता है, एल्ब्यूमिन ही तो कराता है ऑस्मोटिक बैलेंस। फाइब्रिनोजन भी ऑब्वियसली होता है, लेकिन जो मेन अगर हम बात करें तो मेन हमारे यहाँ पे तीन ही होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। मेन ये तीन होता है। ठीक है, चलो प्रीवियस स्लाइड तानिया, मैं आपको ना बेटा ये सारी रिकॉर्डिंग्स हम शेयर कर देंगे, डोंट वरी। अब आता है ग्लोबुलिन के बारे में। अब ग्लोबुलिन को ध्यान से समझना, देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ ग्लोबुलिन क्या है। ग्लोबुलिन आपके अगर हम बात करें बच्चा, तो तीन टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन, एक होता है आपका बीटा ग्लोबुलिन, और एक होता है आपका गामा ग्लोबुलिन। अब अल्फा बीटा और गामा क्या काम करते हैं ये देखो। मेनली सबसे पहले ये दोनों के दोनों ग्लोबुलिन्स का मेन फंक्शन होता है आपके विटामिन्स और मिनरल्स को आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। तो इनका काम लिखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन। अब बचा हमारा गामा ग्लोबुलिन। ये गामा ग्लोबुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बनाते हैं क्या? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ते हैं। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, और हमें पता है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका बी लिम्फोसाइट्स करते हैं। ये भी आप लोगों को मैं समझाऊंगी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं आपके। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों होल्ड करना। बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स आपकी एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। तो एंटीबॉडी किससे बने होते हैं? गामा ग्लोबुलिन से बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर? तीन टाइप के ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद ये हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं। पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर प्रोटीन, और उसके साथ साथ सेकेंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ब्लड के अंदर शुगर, जिसको हम ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं। और आपको पता है अगर ब्लड के अंदर शुगर की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड शुगर बोल रहे हैं, या फिर ग्लूकोज लिख ले इसको। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? और ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर डिक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मतलब हाइपर, और ग्लूकोज बढ़ रहा है तो इट मीन्स हाइपर ग्लाइसीमिया। या और अगर कम हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ये सिंपल सी चीज है। यहाँ तक तो देखो कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने नहीं देखा। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ।
स्टार्ट करते हैं आपका आरबीसी से, बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी, आप लोगों को पता है। तो अब नेक्स्ट आप लोग लिखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले आया मेरे पास आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स और एरिथ्रोसाइट्स। तो अब ये एरिथ्रोसाइट्स का सबसे पहले देखो बच्चा, कभी भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ो पहले उसका काउंट देखो कि कितने आरबीसीज आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी आरबीसीज। तो अगर हम बात करें का काउंट तो 5 से 5.5 मिलियंस होते हैं पर mm³ में। और आपको पता है आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज का। 120 डेज का तो मतलब जैसे ही 120 डेज पूरे हुए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कितना होता है, इसका 1% पर डे। आरबीसी पर डे जितना ही अमाउंट है 5 से 5 मिलियन का 1% हर दिन आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। कितना, 1%। अगर आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ेगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, राइज इन आरबीसी इज नोन एज। और अगर डिक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये वाली सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, आप लोगों को आगे जाके एमबीबीएस तो करनी है ना। इस नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें अभी सीख लोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये सब ना आप लोगों के घरों में किसी का ब्लड टेस्ट हो रहा है या कुछ भी, वहां पे टर्म्स देखने के लिए बहुत मिलते हैं, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर डिक्रीज इन आरबीसी है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ये चीज बताओ आया समझ में। अब देखो आपकी बॉडी के अंदर अगर आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है तो आपकी आरबीसी आपको पता है काम क्या करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट कम होगा तो क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसका मतलब आपकी बॉडी को फील होगा क्या, ऑक्सीजन शॉर्टेज फील होगी। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन शॉर्टेज फील होगी। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन शॉर्टेज फील होती है तो वो चीज उसका सिग्नल जाता है आपकी किडनी के पास। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे ही ऑक्सीजन शॉर्टेज फील हुआ उसका सिग्नल गया किडनी सेल्स के पास, और ये किडनी सेल्स फिर क्या करती हैं, अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज कराती हैं। इस हार्मोन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। फिर यही एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट हो जाएगा ब्लड में। ये एरिथ्रोपोइटिन हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा कि आप आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ाओ, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रही है और ऑक्सीजन शॉर्टेज सिर्फ एक ही केस में हो सकते हैं जब बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट कम हो गया। क्लियर यहां तक। चलो तो इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर है यहाँ पे शेप ऑफ आरबीसी। अब यहाँ पे ना देखो बच्चों, ऐसी ऐसी चीज आप लोग सीखोगे जो अब तक सिर्फ याद करते आए हो। तो अगर मैं बात करूँ शेप की, तो हमें पता है इसकी शेप होती है बाइकॉनकेव, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों उसकी शेप बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव और इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, या फिर बाइकॉनकेव और सर्कुलर भी लिख देते हैं कभी कभी इसको, बाइकॉनकेव प्लस सर्कुलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो शेप है उसको बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव सिर्फ इसलिए बनाया गया है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि आपकी आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़े। क्यों सरफेस एरिया बढ़े, ताकि उसके अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन आ पाए। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और आरबीसी के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वहां पे हीमोग्लोबिन होगा, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। हो गया नहीं। अब देखो मेरा आरबीसी है, मेरे पास कोई आरबीसी है, ये बना दी मैंने शेप, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब इसके अंदर से न्यूक्लियस क्यों हटाया हम लोगों ने,
न्यूक्लियस को क्यों निकाल दिया? इसके अंदर से हम लोगों ने न्यूक्लियस को भी रिमूव कर दिया और इसके साथ साथ हमने इसके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को भी रिमूव कर दिया। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को भी रिमूव कर दिया, वो इसलिए क्योंकि आरबीसी लेके जा रहा है ऑक्सीजन। अब अगर इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे, वो तो क्या करेंगे, हमारे ऑक्सीजन को यूज करेंगी, करेंगे नहीं करेंगे? अब अगर सपोज करो मेरे को कोई फूड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैं एक ऐसे इंसान को देके भेजूंगी ना जो उस फूड को खाए ना। अगर सपोज करो मेरा फूड, मैंने 10% फूड भेजा एंड वो ट्रांसपोर्ट होते होते 10 का 5% रह गया, तो क्या फायदा है मेरा ट्रांसपोर्टेशन का? मेरे को तो हाफ प्रॉफिट मिल रहा है उससे, तो हाफ प्रॉफिट तो नहीं चाहिए हम लोगों का, हम लोगों को तो 100% प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर से सारे ऑर्गेनेलिस को निकाल दिया ताकि मेरी ऑक्सीजन जितना बॉडी ने इनहेल किया वो सारी की सारी ऑक्सीजन आपकी कहाँ तक पहुंची, आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो। इसलिए इसके अंदर से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को हमने निकाल दिया, किस लिए? टू रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ताकि कोई भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज ना कर पाए। इसीलिए तो आपका आरबीसी के अंदर कभी भी ट्यूमर नहीं हो सकता है, बिकॉज इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। और इसके साथ साथ आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये रेस्पिरेशन कैसा करेगा फिर? ऑक्सीजन तो यूज नहीं करेगा ये, तो रेस्पिरेशन कैसा करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन ये आपका दिखाएगा। क्लियर यहां तक सब कुछ? अब इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों मेरे पास, हीमोग्लोबिन। इसी आरबीसी के अंदर भरा हुआ है बहुत सारा हीमोग्लोबिन। तो एक बार हीमोग्लोबिन को भी समझ लेते हैं क्या होता है हीमोग्लोबिन। लिखो फिर नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन देखो दो चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम लिखो इसको जरा, हीम, और एक होता है ग्लोबिन। अब हीम में आपको पता है दो चीजें होती हैं, चार तो इसमें आयरन प्रेजेंट होते हैं और फोर ही इसमें पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये सिर्फ आपको याद रखना है, फोर पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट होंगी। और ग्लोबिन में क्या होगा, दो अल्फा चेन होंगी और दो बीटा चेन होंगी इसके अंदर। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में बहुत डिस्कस किया था हमने कि अल्फा चेन के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ रहा है, जीन जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, फिर बीटा चेन में आ रहा है आपका। अल्फा चेन बनी होती है आपकी 141 अमाइनो एसिड से, ए को मैं लिख रही हूँ अमाइनो एसिड्स, ए अमाइनो एसिड, और बीटा चेन बनी होती है 146 अमाइनो एसिड से। ये आया समझ में आप लोगों को? आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है एंड कैसे होता है, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस हम इसको बोलते हैं। क्लियर? अब एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस मतलब आरबीसी का बनना कहाँ कहाँ पे होता है। देखो आरबीसी आपका, अगर हम बात करें बच्चों एम्ब्रियो में, जब कोई भी इंडिविजुअल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और जब एडल्ट स्टेज में होता है, तो दोनों केसेस में अलग अलग जगह पे फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो आरबीसीज बनते हैं यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक में बनेंगे। फिर उसके बाद यॉर्क सैक में कब तक बनेगा आरबीसी? जब तक फीटस के अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। जैसे ही उसके अंदर ऑर्गन बने तो ये काम कौन ले लेता है? लीवर और स्प्लीन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और जब कोई भी इंडिविजुअल एडल्ट हो जाता है तो उसका आरबीसी बनाने का काम कौन करता है? बोन मैरो। ये तो हम लोगों को पता ही है। एंड बोन मैरो कहाँ पे होता है? जो आपकी सबसे लॉन्ग बोन होती है, जैसे कि ये सबसे लॉन्ग बोन है यहाँ पे, तो ये ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है इसमें। इसमें बेटा देखो पहले तो एम्ब्रियो, जब, हाँ पहले तो आपका जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉर्क सैक,
आरबीसी बनाएगा। लेकिन जैसे ही बेबी के अंदर ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब उसका लीवर बन जाएगा ना, तो यॉर्क सैक की जगह ये काम आपका लीवर करना स्टार्ट कर देता है। जब तक ऑर्गन नहीं बनते तब तक यॉर्क सैक करेगा। तो यहाँ पे हाँ जी, हाँ स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन अभी तो हम बनवा रहे हैं ना इसके अंदर, तो बनाने का काम भी इसका स्प्लीन ही करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लीवर तब तक बनाता है जब तक वो एडल्ट, मतलब उसका बर्थ नहीं हो जाता। जैसे ही बर्थ होगा तो उसके कुछ टाइम तक, मतलब जैसे कि इन्फेंट वाली स्टेज होती है ना, इन्फेंट वाली स्टेज में बिकॉज उनके जो छोटा बेबी होता है उनके जो बोन्स होते हैं बहुत वीक होती हैं, तो उनके अंदर प्रॉपर बोन मैरो नहीं बनता। लेकिन वो जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ेगी उसके एक एडल्ट स्टेज में आना शुरू होगा। अराउंड जैसे मान लो आप 6 से 8 की एज में, 6 से 8 की एज में आपका एडल्ट वाली स्टेज में जाना स्टार्ट हो जाता है वो। मतलब ये काम एडल्ट होता नहीं है, होता तो इन्फेंट ही उस टाइम पे, लेकिन उसका जो है लीवर का काम है, लीवर की जगह बोन मैरो करना शुरू कर देता। बिकॉज बोन मैरो सिर्फ कहाँ पे होता है, आपकी लॉन्ग बोन में होता है ये चीज। तो लॉन्ग बोन के अंदर ही आपका बोन मैरो है, और यही बोन मैरो आपका क्या करता है, इसी बोन मैरो को हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो ऑर्गन है आपका जो आपकी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स बनाने का काम करेगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हम इसको बोलते हैं बिकॉज ये लिम्फोसाइट्स बनाता है। लेकिन लिम्फोसाइट्स बनाने से पहले इसके पास ना क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं। अब आपको पता है स्टेम सेल्स के पास पावर होती है कि वो एक पूरी की पूरी सेल्स बना सकती हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, ये होती है स्टेम सेल्स, टोटीपोटेंट सेल्स। तो यही स्टेम सेल्स आपकी बॉडी के अंदर बनाती हैं मेगा कैरियोसाइट्स, फिर बनाती हैं ल्यूकोब्लास्ट एंड देन एरिथ्रोब्लास्ट। ये तीन मतलब स्टेम सेल्स जो बोन मैरो के अंदर, ये स्टेम सेल 3 टाइप की सेल्स बनाती हैं, और फिर यही सेल्स आगे जाके आपका क्या बना लेंगे, देखो मेगा कैरियोसाइट तो बना लेगा आगे जाके प्लेटलेट, ल्यूकोब्लास्ट आगे जाके बना लेगा डब्ल्यूबीसी, और एरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके बना लेगा क्या बनाएगा, आरबीसी बनाएगा। यहां से क्वेश्चन आएगा एरिथ्रोब्लास्ट से क्वेश्चन, कैसे देखो, पहले आपका एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, किससे बना एरिथ्रोब्लास्ट, स्टेम सेल से बना ना, और स्टेम सेल कहाँ पे थी, बोन मैरो के अंदर। तो ये एरिथ्रोब्लास्ट सबसे पहले कन्वर्ट हुए रेटिक्यूलोसाइट्स में, फिर ये रेटिक्यूलोसाइट्स मैच्योर होके बनाते हैं आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से कि आपके आरबीसी के मैचुरेशन, देखो अभी करती हूँ, मैंने क्या बोला, आपकी जो सबसे लॉन्ग बोन है, हाँ बोलो, ये स्प्लीन सेम है बेटा, ये वाला सेम है। हमारी एडल्ट के अंदर तो स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बन जाता है, लेकिन एम्ब्रियो में स्प्लीन भी आपका हेल्प करता है आरबीसी को बनाने में। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रही थी बच्चों, सबसे लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन में बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स अपने अंदर से 3 टाइप के सेल्स बनाते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, ल्यूकोब्लास्ट और एरिथ्रोब्लास्ट। मेगा कैरियोसाइट बनाता है आगे जाके प्लेटलेट्स, ल्यूकोब्लास्ट बनाता है डब्ल्यूबीसी। एरिथ्रोब्लास्ट क्या करता है, एरिथ्रोब्लास्ट पहले तो कन्वर्ट होता है रेटिक्यूलोसाइट्स में, फिर वो रेटिक्यूलोसाइट्स ही आगे मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, आरबीसी में और एरिथ्रोसाइट्स में। अब द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर कि रेटिक्यूलोसाइट से आरबीसी बनने में कौन हेल्प करता है, इसमें हेल्प करते हैं आपके विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका, किसी के घर पे छोटा बेबी होगा, है कोई अराउंड 3 से 2 या 3 साल के छोटे छोटे बच्चे, तो होता है ना बच्चों के अंदर बहुत जल्दी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है कि उनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं है, तो उनकी जो मेडिसिन आती है ना, सिरप्स आता है, उन सिरप्स को देखना, उन सिरप के ऊपर नाम फॉलिक एसिड लिखा रहता है। तो छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, फॉलिक एसिड के सिरप पिलाया जाता है, मतलब डायरेक्टली एसिड नहीं होता, उसको एक डाइजेस्टिबल फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये फॉलिक एसिड क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर
रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में हेल्प करता है, उनके मैचुरेशन में हेल्प करता है। तो अगर किसी को भी ध्यान रखना, किसी के बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बन रहा है प्रॉपर, आरबीसी का काउंट कम हो रहा है, तो उसकी मेडिसिन में हमेशा चेक करना, उसकी मेडिसिन में फॉलिक एसिड या विटामिन बी 12 मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी के अंदर ये डेफिशिएंसी है कि, या फिर किसी को एनीमिया है, एनीमिया के केस में भी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड नहीं है। आया चीज समझ में? आया समझ में? किसी की बॉडी के अंदर अगर आरबीसी नहीं बन रहा ना, तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है। हाँ जी। हाँ, फॉलिक एसिड्स की, विटामिन बी 12 की, इन सबकी टैबलेट्स आती है। तो अब आता है आपका आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज का। अब जैसे ही 120 डेज हुआ, हमारी आरबीसी हो जाती है बूढ़ी। बूढ़ी क्यों होती है, मतलब कैसे हम मान लेते हैं बूढ़ी हो जाती है? इनकी जो शेप है ना, वो ऐसे बाई कॉनकेव से हटके ऐसे श्रिंक हो जाती है ये। अब जैसे ये श्रिंक हुई बाई कॉनकेव से, इनकी जैसे थोड़ी सी भी शेप चेंज हुई, हमारे ये पहुंच जाएंगी स्प्लीन के पास। और स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेज इनको पकड़ के डाइजेस्ट कर जाएंगे, स्प्लीन के पास जाएंगे, स्प्लीन के पास होता है मैक्रोफेजेस, वो इनको डाइजेस्ट कर जाएंगे। ये काम होता है। और ब्लड का, सॉरी, आरबीसी का काम आपको पता ही है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये था हमारा टोटल डेटा अबाउट योर आरबीसीज। आरबीसीज क्या होती हैं, कितना इनका काउंट होता है, कैसी इनकी शेप होती है, आरबीसीज का काउंट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, क्या क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन होता है उसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एम्ब्रियो की स्टेज में यॉर्क सेक करता है या लीवर, और एडल्ट में बोन मैरो करता है। बोन मैरो के अंदर छोटी छोटी स्टेम सेल्स होती है, वो स्टेम सेल्स मेगा कैरियोसाइट, ल्यूकोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, इन सबको फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। क्लियर यहाँ तक? अब हम चलते हैं बच्चों जरा आपके, आरबीसी हो गया। अब आरबीसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा हमारा, ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स। अब एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, टीएलसी। जब भी आपको कुछ हो रहा था तो डॉक्टर बोलता है अपना टीएलसी कराओ, बोलता है ना। व्हाट इज टीएलसी? व्हाट इज टीएलसी? इज टोटल, पूछा नहीं कभी भी डॉक्टर से कि ये टीएलसी क्यों करा रहे हैं? टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। तो मतलब डॉक्टर टीएलसी क्यों कराने के लिए कहता है, डॉक्टर टीएलसी इसलिए बोलता है ताकि डॉक्टर को ये पता चल जाए कि, अच्छा बोला ही नहीं, कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी डब्ल्यूबीसीज का काउंट, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का काउंट सिर्फ एक केस में बढ़ेगा, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। कोई इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाएगा, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो नॉर्मल रहेगा। अब नॉर्मल कितने होता है, देखो बच्चा, आरबीसीज मिलियंस में थे और ल्यूकोसाइट्स थाउजेंड्स में होता है। वो मिलियन में थे, ये थाउजेंड में। कितने थाउजेंड, 6000 से 8000 होते हैं पर mm³। ये चीज आपको याद रखनी है, याद रहेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है, शॉर्ट में लिख दो ऐसे एरो बना के, डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है, तो क्या बोलते हैं उस केस को? अगर आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट, सॉरी, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अब एक और वर्ड होता है जिसमें जनरली ना बोर्ड एग्जाम्स में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, एक सेकेंड, ल्यूकोपीनिया। हाँ, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर भी हम इसको बोलते हैं, है ना। तो हम पढ़ते हैं कि ब्लड कैंसर क्यों होता है, ब्लड कैंसर आपकी डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है। तो ल्यूकीमिया के अंदर भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ल्यूकोसाइट और ल्यूकीमिया में? देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन, उसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर है कैंसर, कैंसर की वजह से डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा है, उसको बोलेंगे ल्यूकीमिया। लिख लो, ड्यू टू कैंसर, और ल्यूकोसाइटोसिस ड्यू टू इन्फेक्शन।
सिंपल। चलो, अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट मैं आपको समझाती हूँ, उसको आप रिलेट करोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से। सपोज करो, इसमें हाँ, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइटोसिस एक कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को बोलता है ल्यूकोसाइटोसिस। वो इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी, वही तो समझा रही हूँ ना कि कैसे ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ता है, मतलब कैसे डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है, वो भी समझाती हूँ। देखो, सपोज करो ये आपका कोई टिश्यू ये कोई टिश्यू है ना, और सपोज करो अभी क्या हुआ, इस टिश्यू के अंदर ना कोई पैथोजन एंटर हो गया, आपके टिश्यू को क्रॉस करके आपकी बॉडी के अंदर आ गया कोई पैथोजन। अब ये पैथोजन आया, पैथोजन, तो जैसे ही पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा, तो पैथोजन अपने अंदर से सिक्रीट करता है अपना टॉक्सिन केमिकल, जिसको हम बोलते हैं पाइरोजन या फिर टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स होती हैं, इनको स्टिमुलेट करता है, और आपकी बॉडी के अंदर होती है पेन रिसेप्टर सेल, पेन रिसेप्टर सेल्स, इनको स्टिमुलेट करता है, मास्ट सेल्स को और पेन रिसेप्टर सेल्स को, मास्ट सेल से पेन रिसेप्टर। अब जैसे पेन रिसेप्टर सेल्स आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट हुआ, तो उसकी वजह से आपको जिस पार्ट में आपका इन्फेक्शन हुआ है उस पार्ट में आपको पेन होगा। इन्फेक्शन मतलब कोई पैथोजन है, और मास्ट सेल क्या करेंगी, मास्ट सेल अपने अंदर से रिलीज करेंगी हिस्टामाइन, और ये हिस्टामिन काम कैसे करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर या वैसो डायलेटर की तरह काम कर, वैसो डायलेटर की तरह काम करता है। इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, जिस टिश्यू में आपका पैथोजन एंटर है उस टिश्यू के आसपास जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी, जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी, उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लड का फ्लो हो जाएगा कम, ब्लड का फ्लो कम हुआ। अब जैसे ही देखो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ये आपकी कोई ब्लड वेसल, ठीक है, इसके अंदर आपके ऐसे आरबीसी ये दौड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके डब्ल्यूबीसी भी यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं। तो अब आपका क्या हुआ, ब्लड का फ्लो कम हो गया। अब जैसे ब्लड का फ्लो कम होगा ना, तो ये आपके डब्ल्यूबीसी जो मैंने व्हाइट से बनाया, ये डब्ल्यूबीसी आपकी ब्लड वेसल से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, आपके टिश्यू के पास आ जाएंगे। कैसे आएंगे, ऐसे अमीबॉइडल मूवमेंट करके, अमीबॉइडल मूवमेंट के थ्रू ये आ जाते हैं आपके कहाँ पे, इंजर्ड टिश्यू के पास, और फटाफट से जाएंगे इस पैथोजन का करा देंगे फैगोसाइटोसिस, इस पैथोजन को इन्होंने करा दिया फैगोसाइटोसिस। तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन हुआ, तो इंफेक्शन होने की वजह से आपकी ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ज्यादा डब्ल्यूबीसी बनेंगे जब इन्फेक्शन हुआ। ये पायरोजन, ये टॉक्सिन आपको सिग्नलिंग देगा कि ज्यादा डब्ल्यूबीसी की जरूरत है, पैथोजन एंटर हुआ है, तो इसलिए पता लगाया जा सकता है अगर आपको डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा हुआ, इट मीन कोई ना कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी को हुआ है। दिस इज द वे, एंड इस अमोर्बोडल मूवमेंट को ही हम बोलते हैं डायापेडेसिस। और डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, कुछ आवर से लेके वीक तक हो सकती है, कुछ आवर से वीक तक इनकी लाइफ स्पेन हो सकती है। सिंपल, तक कोई डाउट, आई गेस नहीं होगा। अगर कोई डाउट नहीं है, हाँ जी कोई डाउट है, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका।
वो मेमोरी सेल्स होती थी, वो अलग है कंसेप्ट, वो अलग है, समझाऊंगी आपको। मेमोरी सेल्स की बात कर रहे होंगे ना, मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल्स, है ना श्वेता? हाँ वो समझाऊंगी, वो अलग कंसेप्ट है, वो भी समझना। अभी हम सिर्फ ब्लड की बात कर रहे हैं। ये जो आपके मेमोरी सेल्स होते हैं ना, ये लिम्फोसाइट्स बनाता है, ये ल्यूकोसाइट्स हम पढ़ रहे हैं। लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट अलग होता है दोनों। लिम्फोसाइट कौन बनाता है? लिम्फोसाइट आपका बोन मैरो के अंदर, लिम्फोइड ऑर्गन, जो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है? बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर बनता है। ये सारी चीजें आपके ब्लड के अंदर बनता है। तो आपके बोन मैरो में जो ब्लड बना है, उस ब्लड के अंदर ही कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, वो अलग से पढ़ेंगे हम लोग। अभी ल्यूकोसाइट के दो टाइप्स होते हैं बच्चों। एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट, और एक होता है ग्रैनुलोसाइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। ग्रैन्यूल, अच्छा वो ना, एक पीनट बटर आता है, दो टाइप के पीनट बटर आते हैं। एक वो पीनट बटर जिसके अंदर छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, और एक वो जो बिल्कुल क्रीमी होता है, कोई छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ऐसे ये समझना, एक ग्रैनुलोसाइट मतलब आपके ल्यूकोसाइट में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, और ग्रैनुलोसाइट इसमें छोटे 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 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक ग्रैनुलोसाइट, इसका मतलब साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रैन्यूल्स, बिना ग्रैन्यूल्स का साइटोप्लाज्म, और ग्रैनुलोसाइट में विद ग्रैन्यूल्स। अब एक ग्रैनुलोसाइट बच्चों दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर लिम्फोसाइट। अब आया देखो आपका, एंटीबॉडीज यहां से बनेगी, ये होता है लिम्फोसाइट, जो आगे बी और टी लिम्फोसाइट बनाता है। एक होता है आपके मोनोसाइट्स। क्वेश्चन इनके स्ट्रक्चर पे आता है बच्चों। अगर मैं बात करूं आपके लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट की स्ट्रक्चर होती है एकदम राउंड ऐसे, और उनके पास भी एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, राउंड न्यूक्लियस बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको मोनोसाइट्स की स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, तो मोनोसाइट के स्ट्रक्चर में ऐसे स्ट्रक्चर होती है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी शेप का, ये किडनी शेप का न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है। तो लिख लो जरा इन्हीं पॉइंट्स को। इसके पास है राउंड न्यूक्लियस, और इसके पास है किडनी शेप। पूरे एक ग्रैनुलोसाइट का अराउंड 20 से 25% है लिम्फोसाइट, और 6 से 8% है मोनोसाइट। ऐसी हमारी ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट होता है तीन टाइप के, आगे स्लाइड्स में मैं इसको समझाती हूँ। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? 6 से 8%। हो गया? अच्छा, अब आते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं बच्चों दो टाइप के, सॉरी तीन टाइप के। द फर्स्ट वन इज योर इओसाइनोफिल्स। इओसाइनोफिल्स। एक होते हैं आपके बेसोफिल्स, और एक होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। अब देखो, इओसाइनोफिल का काम क्या होता है? इओ इओसाइनोफिल से नाम याद आ रहा है, एसिड के लिए भी हम ये टर्म यूज करते हैं। तो इओसाइनोफिल्स आपके वो सेल्स होते हैं जिनके ऊपर एसिडिक स्ट्रेन आ सकता है। मींस ऐसा समझ लो, दीज आर द एसिडिक इन नेचर। ये हमेशा एसिड में जब आप इनको डालोगे तो इनके ऊपर स्ट्रेनिंग हो जाती है। बेसोफिल मतलब बेस, ये कैसा स्ट्रेन लेंगे? बेसिक स्ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है। और न्यूट्रोफिल्स में न्यूट्रल होता है, ये ना एसिड हुए ना बेस हुए, कुछ भी नहीं हुए। अब इओसाइनोफिल का सबसे पहले परसेंटेज देखो, कितना परसेंट होता है इओसाइनोफिल आपके? ये होता है अराउंड 2 से 3%। बेसोफिल होते हैं आपके 0.5 से 1%, और न्यूट्रोफिल्स होते हैं आपके 60 से 65%। तो इसका मतलब मेजर कंपोनेंट हमारा लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और कुछ कुछ मोनोसाइट्स भी है ना। मेजरली तो काम यही करेंगे।
अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिया है। इयोसाइनोफिल की स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चों, तो जैसे हेडफोन्स होता है ना, बिल्कुल ऐसे इनके पास न्यूक्लियस होता है, हेडफोन्स के जैसे। ये मतलब बाई लोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है, बाई लोब्ड। आप लोगों से नहीं स्ट्रक्चर दे देंगे, और स्ट्रक्चर देके पूछेंगे कौन सी सेल है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, इयोसाइनोफिल है, बेसोफिल है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बेसोफिल की स्ट्रक्चर देखो, इसकी स्ट्रक्चर होती है एस शेप। तो इसका भी न्यूक्लियस बाइलॉब्ड है, लेकिन अभी चल जाएगा, देखो एस शेप, अभी चल रहा है। तो ये हुआ हमारा एस शेप। अब बचता है मेरा न्यूट्रोफिल, जरा न्यूट्रोफिल की भी स्ट्रक्चर देख लो। ये हुआ हमारा न्यूट्रोफिल, इसके पास होता है, अब तक कितने लोब्ड न्यूक्लियस थे हमारे पास, बाइलोब्ड थे। ये होता है हमारा मल्टीलोब। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीलोब न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, मल्टीलोब न्यूक्लियस आपके न्यूट्रोफिल्स में होता है, इसीलिए इनका नाम रखा जाता है पीएमएनसी। व्हाट इज पीएमएनसी फुल फॉर्म, पोली मॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, पोली मॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये यहाँ पे। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले याद रखना, जितने जरूरी फंक्शन है सिर्फ वही बता रही हूँ। इयोसाइनोफिल्स हमेशा, इयोस अगर आपकी बॉडी के अंदर इयोसाइनोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपको एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन में इनका काउंट बढ़ जाता है। तो अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया, उसमें आपको दिख रहा है कि इयोसाइनोफिल्स आपकी बॉडी के अंदर बढ़े हुए हैं ब्लड में, तो इट मीन्स आपको एलर्जिक रिएक्शन है, आपको डॉक्टर एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक्स देगा। बेसोफिल्स में क्या होता है, बेसोफिल क्या करते हैं, आपके अपने अंदर से रिलीज कराते हैं ये हेपारिन, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन। इनका सिर्फ ये काम होता है, इनके फंक्शन क्या होता है आगे बताऊंगी। हेपारिन आपका हो गया, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन का तो देखो अभी हमने फंक्शन देखा, स्टिमुलेट करता है, पढ़ा था ना अभी वहीं पे नीचे फंक्शन। एक वेसो डायलेटर की तरह ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएगा, ताकि उसके अंदर ब्लड थोड़ा स्लो हो जाए, डब्ल्यूबीसीज बाहर निकल के आए आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर से, और फेगोसाइटोसिस दिखाएं। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, क्लियर यहाँ तक। अब जो डिटेल में आपको पढ़ना है इसके अलावा, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स वही देखो, आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ये आएगा। सेकेंड मैं स्लाइड ऐड कर लूँ कुछ यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना आप लोगों का। चलो देखो, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो बच्चों लिम्फोसाइट्स होते हैं दो टाइप के, टी लिम्फोसाइट्स जो हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, टी लिम्फोसाइट्स, और एक होता है हमारे बी लिम्फोसाइट्स। इनका फंक्शन बता रही हूँ मैं आप लोगों को। टी लिम्फोसाइट, आपकी बॉडी के अंदर अगर आपने कोई भी टिश्यू ग्राफ्ट कराया है, कोई किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी से टिश्यू लेके अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराया है, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया है, उस केस में आपका काम कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट। कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है ये, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये आपकी बॉडी को प्रोवाइड कराएगा। और काम कब करेगा ये आपका, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब भी कोई आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया अपनी बॉडी के अंदर, तो उस ऑर्गन को आपकी बॉडी एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, उसको किल करने का काम करेगी, तो वो आपका टी लिम्फोसाइट करेंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी को कोई भी इंफेक्शन हुआ है, या कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है आपकी बॉडी में,
तो उस केस में आपके बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों एंटीबॉडीज बनाने का काम बी लिम्फोसाइट्स का है या टी लिम्फोसाइट्स का, तो आंसर क्या दोगे? बी लिम्फोसाइट्स का। और टी लिम्फोसाइट से क्या काम करता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर टिश्यू ग्राफ्टिंग में ही हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट अपने अंदर से 4 टाइप की सेल्स निकालते हैं। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स। अब टी हेल्पर सेल क्या काम करता है? टी हेल्पर सेल आपके टी लिम्फोसाइट को भी और आपके बी लिम्फोसाइट्स को भी सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने का काम करता है कि टी लिम्फोसाइट अपना काम प्रॉपर्ली करता रहे, बी लिम्फोसाइट अपना काम प्रॉपर्ली करता रहे। टी किलर सेल क्या काम करता है? टी किलर सेल आपकी बॉडी के अंदर कोई भी नया ऑर्गन आया, कोई भी नया टिश्यू आया, उसको किल करने का काम करेंगे। टी सप्रेसर क्या काम करेंगे? जैसे ही कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर एंटर, फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर आया, उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर दिया टी किलर सेल ने, तो उसके बाद जरूरी ये था कि आप अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं करेंगे ना, तो आपका टी किलर सेल आपकी खुद की बॉडी की सेल्स को ही किल करना शुरू कर देगा। तो टी सप्रेसर सेल्स आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कराते हैं कि अब आप शांत हो जाओ, आपको जितना काम करना था आपने कर लिया। टी मेमोरी सेल्स क्या काम करता है? आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी जनरेट करने का काम करता है। कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर आया पहली बार, जब वो पहली बार आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है ना, तो आपके बी लिम्फोसाइट अपने अंदर से 2 टाइप के सेल्स सिक्रीट करते हैं, प्लाज्मा सेल्स और दूसरे मेमोरी सेल। तो ये जो मेमोरी सेल्स होता है ना बच्चों यहाँ पे, ये मेमोरी सेल्स को ये टी मेमोरी सेल्स ही हेल्प करते हैं। पहली बार कोई पैथोजन आया तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और आपकी बी लिम्फोसाइट अपने अंदर से प्लाज्मा सेल सिक्रीट करेगा और प्लाज्मा सेल अपने अंदर से एंटीबॉडी बनाएगा आईजीएम। तो ये आईजीएम एंटीबॉडी, आपको पहली बार इन्फेक्शन होगा उसके बाद आईजीएम, लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन हुआ आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। मेमोरी सेल काम नहीं करेंगे अभी। अगर क्या हुआ सेकेंड टाइम पे वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो, जैसे कि चिकन पॉक्स, सबको लाइफ में एक बार होता है नहीं होता है? पहली बार चिकन पॉक्स का वायरस आपकी बॉडी में आया तो आपकी बी लिम्फोसाइट ने प्लाज्मा सेल सिक्रीट करे जिसने आईजीएम बनाया, लेकिन साथ साथ उसने मेमोरी सेल्स भी बना दिए उस चिकन पॉक्स के वायरस के। फिर जब सेकंड टाइम आपकी बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स आना शुरू हुआ तो मेमोरी सेल्स ने बोला कि इस बार आ जाओ, मैं आपको इन्फेक्शन करने ही नहीं दूंगा। मेमोरी सेल्स ने अपने अंदर से प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए आईजीजी एंटीबॉडी। फिर ये आईजीजी एंटीबॉडी क्या करते हैं? उस चिकन पॉक्स के वायरस को किल कर देते हैं। बहुत हाई अमाउंट में सिक्रेट होता है ये आईजीजी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये होता है वो आपका बी लिम्फोसाइट पे। इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में। आया समझ में? चलो इतना हम लोगों को लिम्फोसाइट्स तक क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन आता है आपके ईओसाइनोफिल्स से कि ईओसाइनोफिल्स काम क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शंस में करता है। एलर्जिक रिएक्शन के साथ साथ इनका एक और काम होता है, एंटी पैरासिटिक सेल्स। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन आएगा तो उस पैथोजन को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये ऐसे सेल्स है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सेल्स प्रेजेंट होता है। कोई भी पैरासाइट आया उस पैरासाइट को डाइजेस्ट ही कर जाएंगे और इसके साथ साथ एलर्जी में तो काम करेंगे ही करेंगे। ये आपकी बॉडी को कोई भी एलर्जी हुआ तो उस केस में ईओसाइनोफिल का काउंट बढ़ा रहता है। क्यों बढ़ता है ईओसाइनोफिल का काउंट? क्योंकि ईओसाइनोफिल के पास एंटी एलर्जिक सेल्स भी होते हैं। एंटी एलर्जिक सेल्स भी इनके पास होते हैं। ये एंटी एलर्जिक सेल्स क्या काम करता है? आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी किसकी वजह से होती है? हिस्टामाइन की वजह से होती है। जब बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में हिस्टामाइन सिक्रेट होता है तो ये क्या करता है? एंटी एलर्जिक सेल अपनी अंदर से एंटी हिस्टामाइन सिक्रेट करता है ताकि उस हिस्टामाइन को किल कर पाए। एंटी पैरासिटिक सेल कोई भी पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर आया उसको किल करने का काम करेगा। आपकी बॉडी को एलर्जी हुआ तो एलर्जी के केस में एंटी एलर्जिक बॉडीज प्रोड्यूस करेगा ताकि आपकी एलर्जी को किल कर पाए। क्लियर? इतना अगर आप लोगों को क्लियर हुआ, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, फॉर्म्ड एलिमेंट का नेक्स्ट। हाँ जी, हम्म,
हाँ वो सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन आपको पता है जब भी किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसको हम इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, साइक्लोस्पोरिन। तो क्या करते हैं, इसीलिए आपको देखना जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक ऐसे ऑर्गन का किया जाता है जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो। अगर ब्लड रिलेशन भी नहीं है तो बहुत सारी चीजें चेक की जाती है, थोड़ी ना किसी का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, नहीं होता ना ऐसा। ब्लड रिलेशन में करते हैं तो उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर किसी नॉर्मल ऐसी रैंडमली आप उठा लेंगे तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है। और अगर आप किसी दूसरे इंडिविजुअल को ले रहे हो तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, जब तक आपकी बॉडी आपके ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर लेती आपको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेना पड़ेगा, आपके इम्यून सिस्टम को आपको सप्रेस रख के करना पड़ेगा। फिर जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाएगा आपकी बॉडी उस ऑर्गन को भी अपने ऑर्गन ही मानने लग जाती है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाती। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स कहाँ से बनते थे, हमारे मेगा कैरियोसाइट से। बताया था 3 टाइप की स्टेम सेल्स प्लेटलेट्स बने हैं हमारे मेगा कैरियोसाइट से। मेगा कैरियोसाइट से ये आपके डेवलप। कितने प्लेटलेट्स होता है आपकी बॉडी के अंदर, 1,50,000 ही है ना, 3 लाख से 50,000। देखो सही लिखा है क्या, प्लेटलेट्स होते हैं पर MMQ, इतने प्लेटलेट्स होते हैं। और प्लेटलेट्स की भी शेप होती है ओवल और विदाउट न्यूक्लियस होते हैं ये भी आपके, ओवल और विदाउट न्यूक्लियस ये आपके होते हैं। इनकी अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें, इनका लाइफ स्पेन होता है अराउंड 7 डेज का। अगेन वही चीज जैसे RBC WBC में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स का काउंट कम होगा तो क्या बोलेंगे। और प्लेटलेट्स का काम होता है क्या, ब्लड क्लोटिंग कराने में। क्यों ब्लड क्लोटिंग, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स अपने अंदर से क्या सिक्रीट करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये अपने अंदर से सिक्रीट करते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। अब देखो अगर प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ रहा है आपकी बॉडी में तो उसको बोलेंगे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर कम हो रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखो बहुत कॉमन है, साइटोसिस काउंट बढ़ रहा है, साइटोपिनिया काउंट कम हो रहा है, ये चीज। आगे यहाँ तक सब समझ में। चलो थोड़ा सा लेक्चर को एक्सटेंड कर दे बच्चों, आज हमारा ब्लड वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा फिर पूरा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है। अब ब्लड ग्रुप तो हम लोगों को पता है क्या होता है ब्लड ग्रुप। आपके पास अगर मैं बात करूं 2 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ABO टाइप और एक होता है RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक तो बहुत बोरिंग सा चल रहा था है ना, एकदम याद करने वाला। ABO ब्लड ग्रुप में भी 2 टाइप से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, एक A ब्लड ग्रुप, एक B ब्लड ग्रुप और एक O। मतलब पहले टाइम में क्या था ना, हमारे साइंटिस्ट थे लेंस्टीना साइंटिस्ट ने 3 टाइप के ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे कि एक ए होता है, एक बी होता है और एक ए होता है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका, डी कैस्टेलो ने ये बोला कि नहीं 3 टाइप के नहीं, ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, एक AB टाइप का भी होता है। फिर RH ब्लड ग्रुप किसने बताया था, RH का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रीसस। तो अगर आपकी ब्लड के अंदर ये रीसस नाम का एंटीजन है, रीसस नाम का एंटीजन है तो आप बोलोगे आपका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे RH नेगेटिव। जैसे कि हम पढ़ते ना
कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो ब्लड ग्रुप तो ए है और उसके साथ साथ उसके उसके आरबीसी के ऊपर रिसस एंटीजन भी है। अब तक हम आरबीसी पढ़ रहे थे, अब आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एंटीजन्स लगे होते हैं, वही एंटीजन डिसाइड करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा। क्लियर ये चीज? अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगा हुआ है, ध्यान से देखना। अब मैं एंटीजन की शेप चेंज कर रही हूँ, शेप या कलर मान लो, कलर चेंज कर दिया। जैसे अभी मैं इनको ड्रॉ कर रही हूँ ना बच्चों, ट्राई करना प्लीज ऐसे ही। सपोज करो ये ए एंटीजन, ये बी, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ पे ए भी है और बी भी है। अब मेरे को जरा बताना इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ब्लड ग्रुप किसी की आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर अगर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली बात है ए होगा, बी है तो बी होगा, कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ होगा, और दोनों है तो ए भी होगा, ए बी। तो ये तो हुआ हमारे एंटीजन, कि उसके ब्लड के अंदर एंटीजन किस टाइप के हैं। अब बात करते हैं उसके अंदर एंटीबॉडी किस टाइप के होंगे। अगर ए ब्लड ग्रुप है उसका, तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कौन से होंगे, बी एंटीबॉडी होंगे। बी ब्लड ग्रुप है तो ए होगा, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो ए एंड बी दोनों, और अगर किसी का ए बी है तो नील, नील मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं है। हाँ जी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा ना, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम बोल देते हैं यूनिवर्सल रेसिपेंट, और ओ ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। सपोज करो किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप है उसका। अब क्या वो बी ब्लड ग्रुप वाला से ब्लड ले सकता है, ए बी, क्या वो बी ब्लड ग्रुप ले सकता है या नहीं, यस और नो, बस एक आंसर करना है बेटा। सोचो, सोचो, किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो वो बी ब्लड ग्रुप वाला ले सकता है। लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप है ओ, क्या वो ले सकता है बी वाले से, क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर ओ वाले के अंदर ए के भी एंटीबॉडी है, बी के भी एंटीबॉडी है। बी वाला ब्लड ग्रुप देगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है ऑलरेडी, उसको किल कर जाएंगे। अब एक इसी क्वेश्चन को जरा अपोजिट कर दो, किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है बी, क्या हम उसको ए बी वाला दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसका बी ब्लड ग्रुप है और उसका ए बी वाला दे रहा है, तो बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी बॉडी में तो ए की एंटीबॉडी है ना। अगर ए बी वाला दोगे तो ए की एंटीबॉडी उसकी बॉडी में ए ब्लड ग्रुप को उसके एंटीबॉडी किल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों, किसका ब्लड ग्रुप ये है, क्या इसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ये ब्लड दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आता है। याद रह जाएगा आप लोगों को यहाँ तक। चलो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये जो आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर से ही हमारे कंसेप्ट स्टार्ट होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। पता है किसी को क्या होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। एरिथ्रो से समझ में आ रहा है आरबीसी है ना, ब्लास्टोसिस मतलब बर्स्ट हो जाना, फिटलिस मतलब फीटल का, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का हीमोलाइटिक डिसीज हो जाना न्यूबॉर्न की बॉडी के अंदर। अब वो क्यों होता है, सपोज करो एक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी अचीव हुई किसी फीमेल की, तो जो फीमेल है प्रेगनेंसी में, फीमेल तो है हमारी आर एच नेगेटिव, लेकिन उसका जो फीटस है वो है कैसा, आर एच पॉजिटिव।
तो इसकी फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी? मतलब फीमेल तो आरएच नेगेटिव थी, उसका जो बेबी डेवलप हो रहा है वो आरएच पॉजिटिव हो, क्यों हो रहा है? क्योंकि इस फीमेल की जिसके साथ शादी हुई थी ना मेल के साथ, वो मेल था आरएच पॉजिटिव। तो नॉर्मल सी बात है, जो बेबी बनेगा वो या तो वो आरएच नेगेटिव बनेगा या आरएच पॉजिटिव बनेगा। अगर बेबी आरएच नेगेटिव बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेबी बन गया आरएच पॉजिटिव। अब क्या होगा? पहली प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होगा, जैसे ही बेबी डिलीवरी होगी, बेबी की होगी डिलीवरी, तो डिलीवरी के टाइम पे जब प्लेसेंटा को कट करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, फीटस का और मदर का ब्लड हो जाता है मिक्स। हो गया ब्लड मिक्स। अब जैसे इनका ब्लड मिक्स हुआ, मतलब फीमेल के ब्लड के साथ गए आरएच पॉजिटिव, तो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या बन गए? एंटी आरएच, या एंटीबॉडी ऑफ आरएच ऐसे लिख लो, या आरएच एंटीबॉडी लिख लो, आरएच एंटीबॉडीज बन गए। तो ये तो थी बच्चों फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात। अभी सपोज करो सेकेंड प्रेगनेंसी हुई इसकी, सेकेंड प्रेगनेंसी। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ? फीमेल है हमारी, अगेन वही आर एच नेगेटिव। इस बार भी आपका जो फीटस है वो बन गया, फीटस बन गया आर एच पॉजिटिव। अब फीमेल की बॉडी के अंदर है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ऑफ, एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच। तो क्या ये एंटीबॉडीज कभी भी इस फीटस को डेवलप होने देंगे? नहीं होने देंगे ना, तो हमेशा क्या करा देंगे, फीटस के अंदर एनीमिया करा देंगे, और एनीमिया से हो जाएगी इसकी डेथ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स ऑफ फीटस। जब फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं फीमेल के अंदर प्रेजेंट आरएच नेगेटिव। तो ये तो सेकेंड प्रेगनेंसी वाला केस है। कभी कभी पता है क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी होने लग जाता है। अब बच्चे वहां पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ। अब देखो, सपोज करो हमारे पास कोई फीमेल है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल है बिल्कुल, उस अभी उसकी शादी नहीं हुई, अभी उसकी शादी नहीं हुई, उसका ब्लड ग्रुप है बी। उसको सपोज करो डेंगू हो गया, और डेंगू में आपको पता है आपका ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। इसको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करा दिया, ब्लड, ये थी हमारी बी नेगेटिव, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने इसके अंदर करा दिया, किसका? बी पॉजिटिव वाले का। कहीं से हमें बी नेगेटिव नहीं मिल रहा था, इसलिए इसके अंदर बी पॉजिटिव वाले। अब जैसे बी पॉजिटिव का ब्लड इसके अंदर गया, तो इस फीमेल की बॉडी के अंदर क्या बन गए? एंटीबॉडी बन गए, नहीं बन गए? एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच। अब इस फीमेल की शादी हो गई, इस फीमेल की शादी हुई किसी मेल के साथ जो कि था हमारा बी पॉजिटिव ही ले लो इसको भी, ये बी पॉजिटिव था। अब जाहिर सी बात है इनका जो फीटस बनेगा, वो फीटस सपोज बन गया आरएच पॉजिटिव, और फीमेल की बॉडी में ऑलरेडी आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, तो इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी अचीव नहीं हो पाएगी ना? हो पाएगी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी अचीव? नहीं हो पाएगी फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो यही केस होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस का। फर्स्ट प्रेगनेंसी क्यों अचीव नहीं होती वो मैंने बता दिया, सेकंड प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती वो मैंने बताया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन होता है आपके रोगम एंटीबॉडी। हमेशा डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब भी डिलीवरी होती है कोई भी, तो उस डिलीवरी में मदर का ब्लड, आपको पता है जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं कि वो आरएच पॉजिटिव है नहीं है। फिर जब ब्लड बेबी डेवलप होता है, बेबी बॉर्न होता है, उस बेबी का भी चेक किया जाता है कि बेबी कैसा है। अगर देखा गया कि जो फीमेल है वो बी नेगेटिव और बेबी बी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि फीमेल की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गए होंगे। अब वो ये नहीं वेट करेंगे कि सेकेंड प्रेगनेंसी होगी यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्ट, वो ऐसे नहीं करेंगे, उसको फीमेल को सेम टाइम पे इंजेक्शन दे देंगे रोगम एंटीबॉडी का। रोगम एंटीबॉडी क्या करेंगे, जितने भी एंटीबॉडीज बने आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट, इनको किल कर देंगे। तो इसका मतलब फिर उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई भी बने, आरएच पॉजिटिव बने आरएच नेगेटिव, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रहेगी। फिर नेक्स्ट केस में भी अगर ऐसा ही हुआ तो फिर उसको डिलीवरी के टाइम पे रोगम एंटीबॉडीज उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिए जाएंगे, फिर उसकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल। क्लियर? कोई डाउट किसी को? बेटा मदर अगर पॉजिटिव है, मदर अगर पॉजिटिव है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं,
जनरली ये केस किस में आता है, जो फीमेल आर एच, और आपको पता है इंडिया में ज्यादातर केसेस आर एच पॉजिटिव ही होते हैं। आप में से भी जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है सब आर एच पॉजिटिव होंगे, मतलब किसी का ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऐसे ही होगा ना। नेगेटिव तो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। और जिसका नेगेटिव होता है ना उसके अंदर डॉक्टर्स ये चीज पहले से टेस्ट करके रखता है। ये केस नेगेटिव में आता है सिर्फ, पॉजिटिव में ये केस नहीं आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी से रिगार्डिंग हमारा ब्लड क्लोटिंग। आखिरकार ब्लड क्लोटिंग क्या, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लो। अब ब्लड क्लोटिंग का मतलब तो आपको पता ही है, जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो वहां से ब्लीडिंग ना हो पाए ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस ब्लीडिंग, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है आपका ये। अब ब्लड क्लोटिंग में होता क्या है, सिंपल सी चीज है। सपोज करो आपका हैंड बना दिया मैंने, सही बनाया ना कुछ कुछ हैंड। आपके हैंड में क्या हुआ, एक टिश्यू था, वो टिश्यू इंजर्ड हो गया। अब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी हुई, या फिर लिख लो इंजर्ड टिश्यू है, तो इंजर्ड टिश्यू की वजह से जैसे ही टिश्यू के अंदर इंजरी हुई, ये रिलीज करेगा अपने अंदर से, ये रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये रिलीज करेगा। सेम टाइम पे जैसे ही टिश्यूज इंजर्ड हुए, इसके कॉर्नर कॉर्नर में बहुत सारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठे हो जाते हैं। प्लेटलेट्स आके इकट्ठे हो जाएंगे और ये प्लेटलेट्स अपने अंदर से सिक्रीट करेंगे प्लेटलेट फैक्टर। प्लेटलेट फैक्टर या फिर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी हम इनको बोल सकते हैं। और ये दोनों के दोनों कंबाइन कर जाएंगे किसके साथ, कैल्शियम के साथ। दोनों के दोनों कैल्शियम के साथ कंबाइन होके एक्टिवेट कराएंगे, किसको एक्टिवेट कराएंगे, थ्रोम्बोकाइनेस। मैं ऊपर लिख रही हूँ बच्चों एक्टिवेट वाला, या नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेना। एक्टिवेट कराएंगे आपके प्रो थ्रोम्बोकाइनेस, नहीं प्रोथ्रोम्बिनेस, इसको ही एक्टिवेट कराएं। फिर यही रिस्पॉन्सिबल होगा आपके यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग के लिए, प्रोथ्रोम्बिनेस। ये प्रोथ्रोम्बिनेस आपका एक्टिवेट हो जाए, और फिर ये प्रोथ्रोम्बिनेस क्या है, एक एंजाइम है ना, एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम आपका क्या करेगा, हिपैरिन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन को, या फिर ऐसे समझ लो हिपैरिन को सिक्रीट करेगा, और फिर वो हेल्प करेगा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, थ्रोम्बिन में। और फिर ये थ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कराएगा फाइब्रिन में। और फिर ये फाइब्रिन आपका ब्लड के साथ मिलके ब्लड क्लोटिंग कराएगा। फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स, यही आपका क्लोट बना देंगे। अब द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर कि ये फाइब्रिनोजन कहाँ, फाइब्रिनोजन एक प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बनता है आपकी बॉडी में, लीवर के अंदर बनता है। और लीवर के अंदर बनता है वो भी किसकी हेल्प से, फ्रॉम विटामिन के। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी के अंदर बेटा ब्लड क्लॉट बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन यही से आता है कि आपका ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के से बनता है। काम क्या होता है प्रोथ्रोम्बिनेज का, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, और फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सारी चीजें। तो अब ब्लड का हमारा लास्ट पार्ट रह जाता है बच्चों, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, अब देखो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में सिर्फ समझा देती हूँ लिम्फ क्या होता है, इसका फंक्शन वगैरह कुछ नहीं आता। एक छोटी सी इक्वेशन लिखो, लिम्फ इज इक्वल्स टू ब्लड, जब मैंने क्या किया ब्लड के अंदर से आरबीसी को हटा दिया, प्लस प्लेटलेट को हटा दिया, प्लस जितने भी मैक्रो प्रोटीन्स है, मतलब बड़े बड़े साइज के प्रोटीन्स हैं, उन सबको हटा दिया। तो जो पार्ट बचेगा उसको बोलेंगे हम लिम्फ।
ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट प्लस मैक्रोप्रोटीन, दिस इज नॉन एज लिम्फ। और लिम्फ में भी अगर आप इसको डायग्रामेटिकली समझे तो कैसे कुछ छोटी छोटी कैपलरीज होती हैं, ये आपकी कैपलरी, इसके बाहर प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड वेसल्स लाइक दिस। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड है। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, आपका ये ब्लड यहां से ब्लड निकल के यहाँ पे पास होने लग जाता है ऐसे, जो बीच में स्पेस है पूरा, इस स्पेस में अब छोटे छोटे पोर्स के थ्रू आता है ये आपकी ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे पोर्स। अब छोटे पोर्स में से मैक्रो प्रोटीन तो पास नहीं हो सकते, नहीं प्लेटलेट पास हो सकते, नहीं आरबीसी पास हो सकते, तो एक टाइप का फ्लूइड आ जाता है बस यहाँ पे, ब्लड के अंदर से निकल के फ्लूइड आ जाता है, उसी को हम बोल देते हैं लिम्फ। और इन कैपलरीज को फिर ये सारा का सारा लिम्फ इन लिम्फ कैपलरीज में इकट्ठा हो जाता है, दीज आर नोन एज लिम्फ कैपलरीज, या फिर इनको हम लैक्टियल भी बोल सकते हैं। इन्हीं लिम्फ के अंदर, लिम्फ कैपलरीज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि WBCs होते हैं इनके अंदर। तो इसका मतलब आपके ब्लड में से RBCs निकल के कहाँ पे आ जाता है, आपके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आ जाता है। वही आने के बाद ये आपके ब्लड के अंदर क्या कराता है, फैगोसाइटोसिस कराता है। कोई भी पैथोजन आएगा उसका फैगोसाइटोसिस ये यहीं से कराना स्टार्ट करता है। समझ में पार्ट यहाँ तक। एंड यही लिम्फ को हम एक मिडल मैन की तरह भी बोलते हैं, जो आपका ऑक्सीजन हो गया, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। जैसे हमारे ब्लड में आरबीसी हेल्प करता है ना, ऐसे ये भी ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, मिनरल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आज हमारा फिनिश होता है बच्चों। आप